हाँ देखो, कल तक हमने कौन सा नेट प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो देख लिया था, ठीक है। अब उसके आगे आप आओगे तो आपको कुछ और रेशो भी दिख रहे होंगे। एक्सपेंसेस रेशो दिख रहा है, मिला 521 मेरे से। अरे ठीक है, वो नहीं करेंगे, छोड़ो, नहीं करना है। इसके बाद में इलस्ट्रेशन 12 के बाद में आपको टॉपिक दिख रहा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बाय इन्वेस्टमेंट। तो देखो, हमने अभी तक जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखे वो किस पर थे, सेल्स पर बेस्ड थे, है ना, मतलब सेल्स पर निकाल रहे थे, जीपी और एनपी कहां पे निकाल रहे थे, सेल पर, और ऑपरेटिंग रेशो भी हमने कहां पे निकाला, सेल पर, ठीक है। अब हम वही प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कहां पे चेक करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक। इसमें आप देख रहे होंगे दो रेशो आपको दिख रहे हैं, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, क्या दिख रहा है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, दूसरा दिख रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, कौन सा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी हमने कैपिटल लगा रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है, उस पर रिटर्न, है ना, रिटर्न मतलब इनकम, राइट। तो हम जो गुडविल का कैलकुलेशन करते थे, आरओआई, ये वही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाया गया है और उस पर कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। तो इसमें आप देखोगे क्या दिख रहा है, फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कब आएगा, जब कंपनी का मैटर हो, कंपनी में भी वो भी कब, जब वहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक। इसका सिर्फ सूत्र ही ध्यान रख लो, फॉर्मूला ही ध्यान रख लो, है ना। क्वेश्चन में अभी बताने जाऊंगा तो आप कुछ सोचोगे कि बड़ा आड़म है ना, पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ तक आए हैं तो देख ही लेते हैं क्या है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको, देखो ये बैलेंस शीट है, राइट। बैलेंस शीट में ये हो गया करंट लायबिलिटी, हो गया करंट असेट, ये है फिक्स्ड असेट, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है ना, ठीक है। यदि मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोलूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, ये वाला भाग होगा, टोटल असेट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तो जो बच गया वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना पैसा लगा रखा है। अब इसमें क्या क्या आ गया भाई, कैपिटल आ गई, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, ठीक। फिर आ गया इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बात समझ में आई, ये सब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगा, एम्प्लॉय मतलब लगा, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट हमको कौन सा चाहिए, नेट प्रॉफिट क्या लिखा है, बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी ये घटाया ना हो वाले प्रॉफिट पर आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका आरओआई कितना है। बात समझ में आई, ठीक। सीधे हम अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन या तो सीधा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे सकता है, ठीक, या क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट दे देगा। क्या करोगे, बैलेंस शीट दी तो या तो आप इतने पोर्शन को क्या कर लो, ऐड कर लो, या फिर असेट, टोटल असेट लो और माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तो क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। पर ध्यान रखने वाली बात, करंट असेट में फिक्टिशियस असेट मतलब कि मानी गई असेट, मानी गई असेट कौन कौन सी होती है, गुडविल, जब हमने खुद सेल्फ जनरेटेड करी हो तो गुडविल, है ना, तो गुडविल को भी इसमें से हटा देना, ठीक। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अब देखो एडवर्टीजमेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, पर हमने उसको कहां लिख रखा होगा, असेट में,
राइट। तो वो एक्चुअल में असेट नहीं है, हमने उसको क्या मान लिया, माना है असेट, तो वो मानी हुई असेट है, ऐसी असेट को हम असेट नहीं मानेंगे, है ना। उसमें फिर आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब जो खर्चे लगते हैं वो भी क्या है, खर्चे हैं, पर हम उसको क्या कर लेते हैं, असेट साइड लिख लेते हैं, तो उनको हटा दो, उनको छोड़कर बाकी सारी असेट, ठीक। चलो, तो और एक और क्वेश्चन, एक और, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। मान लो आपको वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपए दे रखी है और फिक्स्ड असेट आपको 5 लाख दे रखी है, तो कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा 8 लाख। कैसे प्रूव करते हैं, देखते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको क्या दिया है, 5 लाख, इसका टोटल दिया हुआ है, इसका टोटल नहीं दिया है, राइट, और करंट लायबिलिटी का टोटल देगा वो, है ना, करंट लायबिलिटी का भी टोटल देना पड़ेगा उसको, तो करंट लायबिलिटी का टोटल मान लो 2 लाख। नहीं यार, 2 लाख कर देंगे तो आंसर कुछ बदल जाएगा, चलो इसको हटाओ, मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है इसलिए। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन, है ना, ये हो गया 3 लाख, करंट असेट कितनी हुई, करंट असेट तो अपने को निकालना है, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो करंट असेट कितनी हो गई, 5 लाख, और आपको फिक्स्ड असेट भी कुछ ना कुछ दी होगी, जो भी दी है, मतलब 5 लाख दी हुई है फिक्स्ड असेट, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 लाख, क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। आपने इस फॉर्मूले से क्या निकाल लिया, करंट असेट, और चाहो तो डायरेक्ट क्या करो, वर्किंग कैपिटल जो दिया हुआ है, गड़बड़ हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही तो मैं बोल रहा, सॉरी, फिक्स असेट कितना है, 5 लाख, ठीक, करंट असेट कितनी, 5 लाख, तो 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कितना आया, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो क्या, कि फिक्स असेट और प्लस कर दो किसको, वर्किंग कैपिटल को, तो भी क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, फिक्स असेट 5 लाख और 3 लाख वर्किंग कैपिटल 8 लाख, ठीक है। ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, इक्विटी शेयर कैपिटल को जोड़ दो, प्रेफरेंस शेयर को जोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और माइनस कर दो फिक्टिशियस असेट, मतलब कि ऐसी असेट जो कि मानी गई है ना। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा निकालने का तरीका नेट फिक्स्ड असेट। अब नेट फिक्स्ड असेट का मतलब क्या हुआ, नीचे दे रखा है असेट माइनस डेप्रिसिएशन, यदि किसी असेट का कोई प्रोविजन लायबिलिटी साइड है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है, वो क्या होगा, नेट असेट होगा। नेट असेट में प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, बस इतना ही है ना। चलो, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन, इसके बाद में देखो दो और दिख रहे हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, है ना, कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक, ये दोनों नहीं करेंगे। आखिरी वाला काटना नहीं है, इनको हमको सिर्फ थ्योरी में पढ़ के जाना है, थोड़ा थोड़ा याद रख के जाना है कि ये क्या बोल रहा है। एक बात बताऊं, अपन ने सबसे पहले इसका एक चार्ट देखा था, चार्ट में अपन ने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ये है ना, एक्टिविटी रेशो में ये, लिक्विडिटी रेशो में ये, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा रेशो इक्विटी है, सॉरी कौन सा रेशो
प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन सा रेशो लिक्विडिटी रेशो है, ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यूज में सीधा सीधा पूछ लेगा। जैसे वो पूछ लेगा ये अर्निंग पर शेयर, बताओ कौन सा रेशो है, तो हम बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। पर यदि उसने पूछ लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन सा है, तो हम बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बाय इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, चैप्टर है। नहीं, मैंने क्या बोला, वो 26 फॉर्मूले किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये आपको ध्यान रखना जरूरी है ना। बात समझ में आ रही है? उसको तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? अब पांचवा जो है ना, अर्निंग पर शेयर, ये क्या है? अर्निंग पर शेयर का मतलब है, ये सबसे ज्यादा बेटा ये काम आता है जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का काम करते हैं ना, लॉन्ग टर्म बेसिस पर, लंबे समय के लिए जो शेयर खरीदना चाहते हैं, वो लोग इस पे तो जरूर आते ही आते हैं, वो याला रेशो तो कैलकुलेट करते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में मैं शेयर्स खरीदूंगा तो पर शेयर मेरे को कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना मुझे मिलेगा, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था वो बिफोर था, ये क्या हो गया? आफ्टर। लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है? याद करो, मैंने आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में P&L अकाउंट बनाना बताया था। P&L अकाउंट बना के बताया था कि यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक। फिर उसमें से हमने क्या करा? टैक्स माइनस करा, ठीक। फिर उसके बाद में क्या, इसके बाद में जो नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स होता है, वो हमारा इसमें अभी क्या बचा हुआ है? प्रेफरेंस को डिविडेंड देना बाकी है। प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया तो बाकी सारा पैसा किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा, और वही हमको यहाँ पर लेना है। इक्विटी शेयर होल्डर किस पे चाहता है? इक्विटी पे देखना चाहता है ना, तो इक्विटी के लिए क्या बचा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में डिविडेंड को भी दे दिया, प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दे दिया, उसके बाद बचा किसका? इक्विटी वाले का, तो वही तो लेना है। समझ में आ रही बात? तो ये दो रेशो हमको करना है, ठीक है। इसमें अब आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 30। देखो क्वेश्चन ही देख लो पहले तो तुम, कितना बड़ा है। पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, आरओआई पूछ रहा है ना। तो क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना दिख रहा है? 70,000। और पूरे क्वेश्चन में ढूंढो कि भाई कहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, ढूंढो कि कहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स है। ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है। प्रेफरेंस शेयर दिया गया है पर उसका डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। होती तो क्या करते? इस प्रॉफिट में उसको बिफोर बोला है ना, तो जोड़ देते। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, बिफोर बोला तो जोड़ देते, और यदि कोई इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी होती तो उस इंटरेस्ट को भी जोड़ देते। फॉर्मूला ध्यान रखो बेटा, है ना। और टैक्स का प्रोविजन होता तो उसको भी जोड़ देते।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 70,000 प्रॉफिट दिख रहा है, तो यही हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब हमको क्या ढूंढना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका क्या है कि या तो फिक्स्ड असेट और करंट असेट माइनस करंट असेट में से क्या कर दो, फिक्टिशियस असेट, और फिर माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखो इसमें एक जानकारी दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है और प्लांट की, तो हम इसकी करंट वैल्यू को देखेंगे, और करंट वैल्यू इसकी कौन सी है, जो बाहर दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा, मेरे को देखो देख के नहीं दिखा कि तो मुझे दिख रहा है ना, तो हमको ये वैल्यू लेना पड़ेगी। चलो पहले तो ये देखो कि असेट में क्या क्या है। असेट में सबसे पहले टेंजिबल असेट, 5वां नंबर, 5वें पे लैंड, प्लांट और फर्नीचर। पर लैंड और प्लांट की वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू लेंगे जो नीचे दे रखी है। ठीक, इसमें फिर 22,500 का क्या जोड़ देंगे, फर्नीचर। ठीक, फिर वापस देखो असेट साइड में, इंटेंजिबल असेट गुडविल को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, अदर करंट असेट 7वां नंबर, ये एक्सपेंसेस को भी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी क्या है, मानी हुई एसेट है ना। तो क्या क्या जोड़ा, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू जोड़ी, फर्नीचर जोड़ा। ठीक, और फिर इसके बाद में करंट असेट कितनी आ रही है, 1,90,000 मिल गई, इसको जोड़ दो, फिर माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी दिख रही है, 30,000 देखिए, करंट लायबिलिटी 30,000। बैलेंस शीट में देख बेटा, बैलेंस शीट में देख, बैलेंस शीट में दिख रही है, ये माइनस करी तो आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये फॉर्मूले को रख के खत्म करना। इतना ही है बेटा। पर सच बताऊं, ये तो आपने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको कैसे उसको फाइंड आउट करना है ना, और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेशो एनालिसिस का एक ही नियम है, यदि समझना है तो पूरा इन डेप्थ समझना पड़ेगा। और आप, मैंने अभी दर्शन को आज कुछ व्हाट्सअप करा है ना, और कनक आपको करा है, आप इनको दोनों को शेयर कर देना। आप देखोगे ये बुक है ना, इस उसमें से आधी बुक रेशो एनालिसिस की, आधी बुक का की रेशो एनालिसिस, करीबन 100 इलस्ट्रेशन है, तब जाके रेशो एनालिसिस दिमाग में बैठता है, वो भी कंटिन्यू एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तब डिफरेंस समझ में आता है कि वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस था, याले में क्या है, और कैसे निकालना है। तो भैया इसका ऊपरी नॉलेज तो यही हो सकता है जो अपन देख रहे हैं, कुछ होता है, बाकी इसको समझने जाओगे तो ना तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे एमपी बोर्ड में है, ना अपन अभी उस लायक हैं। नहीं, सिंपल है ना बेटा, देखो बीकॉम में भी जरूरत नहीं है इसकी, बीकॉम में नहीं आता है, रेशो एनालिसिस नहीं आता, ये हो गया यहाँ पर खत्म। फिर यदि करोगे सीए तो वहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं आते। उसमें आप सेकंड लेवल पे जाओगे ना, तो सेकंड लेवल पर आपको 16 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो किस्मत चल गई तो इजी आ गया तो अच्छी बात, पर ये इजी तो होता नहीं, तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। सिंपल सी बात है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो मैंने कहा था पास, बेटा पास हो जाता तो अभी तक तो आग लगा देते ना खरगोन में, और अभी मैंने कहा दिया पेपर ही नहीं दिए, अब मई में दूंगा,
मालूम है फेल कर। अब सुनो, जो चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन 13, 14 और 14 आखिरी क्वेश्चन है इसी का, है ना। बाकी इसके बाद में एक्टिविटी रेशो आ रहा है, दूसरा रेशो आ रहा है, तो वो हम नहीं करेंगे, है ना। तो 14 एक बार देख लेना, उसमें सॉल्व करके बिल्कुल अलग से जो उसका सॉल्यूशन है क्लियर कर रहा है वो, कि किसको ऐड करा किसको माइनस करा। देखो बेटा, इसमें मैं ज्यादा इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि सॉल्यूशन बिल्कुल सामने है, और उसमें कोई डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं सोचना है तुमको कि ये क्यों डेबिट हो रहा है या ये क्यों क्रेडिट हो रहा है। कोई कुछ क्यों तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो ये है कोई कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है तो इन चीजों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है, बस। अब इसमें क्यों कहां से ढूंढूं मैं, लॉजिक कहां से ढूंढूं, कोई लॉजिक ही नहीं है। इसलिए इनकी क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। पर फिलहाल मैंने बता दिया, सिर्फ याला एक रेशो करके रख लेना, कौन सा, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और बाकी के जो कल 3 देखे थे वो, ठीक। अब हम आ रहे हैं, ये एक्टिविटी रेशो ये नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत समझा दूंगा पर कल, आज नहीं। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 25 के बाद में आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी रेशो। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं आपका टाइम बचाकर काम की चीज पढ़ाकर इस चैप्टर को जल्दी खत्म करना चाह रहा था। क्योंकि इसमें से आप कितनी ही मेहनत कर लो रेशो पर, एक छोटी सी भी चीज उसने बैलेंस शीट में नहीं दे दी तो आपको कंफ्यूज कर देगी कि यार इसका क्या करना है। समझ में आ रही बात। और हो सकता है कि आप आते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ और बजाय उसके थ्योरी उठा लो। तो टाइम यहाँ ज्यादा वेस्ट नहीं करना है इस चैप्टर पे। इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, 3 चैप्टर साथ में जुड़े हुए हैं एक ही यूनिट में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, है ना, बैलेंस शीट पेंटल बनाना सीखा था। फिर उसके साथ में वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना सीखा था वो, और रेशो एनालिसिस, है ना, ये 3, और कैश फ्लो, ये 4 एक ही यूनिट में लगभग आ रहे हैं, है ना। तो इन 4 में से वो रेशो एनालिसिस तो ये समझो कि ना तो थ्योरी पे जाता है ना क्वेश्चन पे जाता है। क्वेश्चन भी जाएगा तो कौन सा जाएगा, जो हम देख रहे हैं, प्रॉफिट वाला, एनपी, जीपी, ऑपरेटिंग मैक्सिमम, या फिर अभी हम जो देखेंगे लिक्विडिटी रेशो, ठीक। लिक्विडिटी रेशो में हम 3 रेशो देखेंगे, वो ये 3 रेशो पूछ सकता है, बाकी तो वो नहीं पूछता, पूछा ही नहीं कभी उसने। हाँ 10 साल में एक बार कहीं पूछ लिया तो यार उसके लिए थोड़ी ना अपन पूरे 26 करने बैठेंगे, ठीक है ना। इसकी थ्योरी में दम, ठीक। थ्योरी में पूछेगा तो वो है ना, ज्यादातर कंपेरेटिव स्टेटमेंट पूछता है बेटा, वो जो चेंजेस का एब्सोल्यूट चेंजेस निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे, उस टाइप का क्वेश्चन। या फिर सिंपल सा बहुत सारे वो दे देगा आपको, डिटेल दे देगा, और आपको क्या बनाना रहेगा, बैलेंस शीट या P&L बनाना रहेगा, सिंपल सा, जस्ट सिर्फ जमाना रहेगा उसको, ठीक है। तो इस पर ज्यादा नहीं मेहनत करेंगे। चलिए, लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है? लिक्विड का मतलब होता है कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपनी करंट लायबिलिटी को कितनी जल्दी पे कर सकते हो। मतलब करंट लायबिलिटी आपके एकदम सामने आ जाए तो आप उसका तुरंत पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चेक करता है लिक्विडिटी रेशो। समझो, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, जबकि करंट एसेट हमारे पास कितनी है, 4 लाख है। तो हम टेंशन फ्री है कि किसी दिन भी क्रेडिटर उठ के आ गया तो कहीं ना कहीं से उसको पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उसका डबल हमारे पास करंट एसेट है। बात समझ में आ रही है? यही लिक्विडिटी रेशो चेक किया जाता है, ठीक। और मैंने आपको पहले भी शायद कहीं ना कहीं बताया है कि किसी भी बिजनेस में लिक्विड कैश बहुत मायने रखता है, जान होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है ना, वैसे किसी भी बिजनेस में कैश दौड़ता रहना चाहिए, उतना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में, जिसमें हम देखते हैं, ये देखने का मतलब, लिक्विडिटी रेशो देखने का मतलब ये होता है कि क्या हमारा बिजनेस किसी भी समय हमारी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए एबल है या नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसके इन्होंने 3 रेशो दे दिए। देखो 3 रेशो कौन कौन से? करंट रेशो, लिक्विड रेशो और सुपर क्विक रेशो। ठीक। अब करंट असेट में आप देखोगे तो क्या क्या होता है। करंट असेट में स्टॉक होता है, इन्वेंट्री, उसके बाद में डेटर, बिल्स रिसेबल, ठीक, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि ऐसे शेयर्स, ऐसे डिबेंचर जो आप उसको तुरंत बेच सकते हो, आपके पास रखे हैं और आपको पैसे की जरूरत है, आपने अभी बेचा, क्योंकि शेयर्स तुरंत बिक सकते हैं, है ना, तुरंत बेच के उसको काय में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में। तो एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, और उसके बाद में होता है कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है। इसके अलावा भी होता है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा? ऐसे एक्सपेंसेस जिसका हमने पेमेंट पहले ही कर दिया। मान लो ये पानी का भी ऑर्डर आता, वो आ जाता और वो बोलता कि भैया एडवांस लगेगा, तो मैं उसको क्या करता, एडवांस दे देता, पर मेरा खर्चा नहीं हुआ, तो उसको मैं क्या मान लेता, असेट। तो वो करंट असेट है। क्यों? क्योंकि अगले 1 महीने में वो पानी मेरे को देगा और वो यूज हो जाएगा। तो करंट असेट में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। बात समझ में आ रही है? राइट। तो अब मैं आपसे पूछूं, इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? मतलब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो तुरंत कैश में बदल जाएगी? तो सबसे पहले कैश, वो तो खुद कैश है ना, बैंक में रखा हुआ पैसा, कैश। उसके बाद में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, है ना। अब ये जैसे अपन लिक्विड तो समझते हो ना, बिल्कुल पानी जिसको हम बोलते हैं लिक्विड, तो ये क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है थोड़ा सा, है ना। सबसे लिक्विड क्या हुआ, कैश। बैंक थोड़ा मोटा होता जा रहा है ना। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर बिल्स रिसेबल। बिल रिसेबल क्यों? क्योंकि बिल्स रिसेबल को आप डिस्काउंट करवा सकते थे, याद करो 11th में हमने पढ़ा है। बैंक में जाके उसको तुरंत हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया अपना कमीशन काटो और हमको हमारा पैसा दे दो, तुरंत करवा सकते हैं। इसलिए बिल्स रिसेबल क्या है, लिक्विड है, डेटर के मुकाबले ज्यादा लिक्विड है। क्यों? क्योंकि डेटर पैसा दे ना दे, बात समझ में आ रही ना, पर बैंक हमको तुरंत उस बिल रिसेबल पर क्या दे देगी, पैसा दे देगी। ठीक। फिर उसके बाद में डेटर, फिर डेटर के बाद में स्टॉक। तो करंट असेट में सबसे हार्ड क्या हो गया, स्टॉक। कब बिकेगा भाई, वो तो ग्राहक पे डिपेंड करता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम बेच ही देंगे, तू आया लेके जाना पड़ेगा, हमको पैसों की जरूरत है, ऐसा थोड़ी होता है, तो हमारी करंट असेट है, खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ठीक। और उससे ऊपर चले जाओ तो इनको तो हम 1 साल में कन्वर्ट करना ही नहीं चाहते, तो काहे की करें, काहे का तुरंत हो जाएगा। ये क्या लिक्विड है क्या? ये तो हार्ड है, ये लिक्विड नहीं है। सीक्वेंस समझाया मैंने, है ना। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है है ना। और इसमें भी हम क्विक लायबिलिटी जरूर देखेंगे, क्विक लायबिलिटी देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसके 3 रेशो निकालेंगे लिक्विडिटी के। ठीक है। पहला रेशो है करंट रेशो, दिख रहा है क्या? yes, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट असेट माइनस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बस करंट असेट है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक। और ये रेशो, जैसे अभी करंट असेट कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 आया, इसका मतलब हुआ 2:1 है। इसको क्या बोला जाएगा, 2:1। अच्छा ध्यान रखो, ये रेशो परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज निकाला क्या हमने? नहीं। इसके पहले वाले हमने सारे परसेंटेज में निकाले, है ना। ध्यान रखना, ये थ्योरी में पढ़ाएंगे हम। ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये रेशो क्या शो कर रहा है? ये रेशो शो कर रहा है कि हमारी करंट लायबिलिटी के मुकाबले डबल हमारी क्या है, करंट असेट है, और हम अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन पे। ठीक।
मान लो इसका आंसर ये 3/2 है, तो 3/2 का क्या आएगा 1/5, हाँ है ना। तो रेशो क्या बनेगा 1/5 इज इक्वल टू रेशो 1। मतलब हमारी लायबिलिटी के 1.5 गुना हमारी क्या है करेंट असेट। ठीक, मान लो ये 2/2 हो तो ये होगा 1:1। मतलब तकलीफ है। तकलीफ क्यों है? क्योंकि इस असेट में यदि आप देखोगे तो स्टॉक भी है जो कि तुरंत बिक नहीं सकता, डेटर तुरंत दे नहीं सकता, पर क्रेडिटर माथे पे खड़ा हो सकता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? कौन सी अच्छी बात है? ये मतलब सर ये कर दूं तो और अच्छी बात हो जाएगी, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी करंट लायबिलिटी के मुकाबले 3 गुना हमने क्या रख रखा है करंट असेट। बहुत अच्छी बात है, हाँ या ना? ना। उसका मतलब समझना, जब हम बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे ये बात को मैं वहां रिपीट करूंगा, इसलिए यही समझ लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ना तो पैसा आपके पास कम पड़ना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। सर ज्यादा से क्या दिक्कत है? ज्यादा से दिक्कत ये है कि आपने अपनी सुरक्षा के लिए, काहे की सुरक्षा कि भाई किसी दिन भी लायबिलिटी माथे पे आई तो हम उसका पेमेंट कर सके। इसके चक्कर में आपने अपना 3 गुना पैसा कहाँ रख रखा है करेंट असेट में। मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ रखा हुआ है। बात को समझो। इसमें से आपको क्या करना चाहिए, ये जो एक ज्यादा आ रहा है ना, इससे ज्यादा जो एक आ रहा है ना, उसको आपको क्या करना चाहिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एफडी करवा दो, ब्याज मिलेगा बेटा, इनकम बढ़ेगी, हाँ या ना। तो इतना पैसा ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको आइडियल रेशो क्या बोला है 2:1। याद रख लो करंट रेशो का आइडियल रेशो कितना है 2:1। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ना वो यही करते हैं, क्या करते हैं इस रेशो को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर जैसे ये रेशो बढ़ने लगता है ना तो वो क्या करते हैं, वो आगे का ये बहुत सारे जितने भी रेशो अपन ने बीच में छोड़ दिए ना, एक्टिविटी रेशो और ये, इसमें आप देखते हैं यदि देखेंगे कल पढ़ के देखेंगे थोड़ा बहुत, डेटर का टर्नओवर रेशो, कि डेटर कितने समय में हमको पैसा दे देता है, 90 दिन में दे देता है या 60 दिन में। वो सारा कैलकुलेशन करते हैं और फिर रिजल्ट निकालते हैं कि अच्छा ये ज्यादा हो रहा है ना, ये 1 लाख रुपए हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं, एक काम करो इसकी एफडी करवा दो। पर कितने दिन के लिए वो देखना पड़ेगा, डेटा टर्नओवर रेशो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि 60 दिन का डेटा टर्नओवर है तो ठीक है 60 दिन की एफडी करवा दो। क्यों? अरे 60 दिन में ब्याज मिलेगा किसके बाप का? सीधी सी बात है ना। मैं वेस्टेज तिजोरी में रखने से क्या मतलब, समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, इसका आइडियल रेशो क्या है 2:1। क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। करंट रेशो को मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, है ना, ध्यान देना, ठीक है। करंट रेशो इज यूज्ड टू मेजर द इफिशियंसी, मतलब काबिलियत, है ना, इफेक्टिवनेस, राइट, इफिशियंसी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये क्या शो करता है, उस बिजनेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने की उसकी कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। कहीं लोन देने वाले लोग, कहीं क्या मतलब हर बैंक जो भी लोन देती है ना वो ये पहले रेशो चेक करेगी। मैंने कल बताया था मेरा फ्रेंड वो क्रेडिट मैनेजर है, वही लोन देखता है, वो सारे ये फॉर्मूले लगा के देखता है बेटा, तब जाके डिसाइड करता है कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है। वो सारे फॉर्मूले लगाता है, सोच लो रात दिन करता है वो। अब उसकी जो बैलेंस शीट आती होगी उसके सामने तो पहले से बना हुआ कोई क्वेश्चन रहता है क्या? इसमें यही आएगा। वो सारे लगभग सारे लगा के देखता है। करंट सबसे पहले तो ये उठा के लगाएगा वो। क्यों मालूम है? क्योंकि लोन सामने वाले ने लिया तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगी, और इंस्टॉलमेंट तभी तो पे कर पाएगा जब उसकी करंट एसेट अच्छी होगी। यदि उसका करंट रेशो ही बेकार है या इससे नीचे
और तो मालूम है करंट रेशो लोगों को कैसा जाता है। अभी कितना बुरा हुआ कि यदि ये लायबिलिटी 1 लाख और असेट कितनी 90,000, माथे पे खड़े होगा तो भक्ता गिरेगा। और तेरे को लोन दो है, वो लोन देने से तेरी लायबिलिटी का रेशो क्या बदल जाएगा, वो ये भी देखेगा बेटा। क्या देखेगा मालूम है कि यदि इसको मैंने लोन दिया तो जो इंस्टॉलमेंट आएगी तो ये करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये रेशो और उल्टा हो जाएगा। समझ में आई? ये रेशो काम करता है ना। तो करंट लायबिलिटी और करंट रेशो ये बताता है, ठीक है। दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। This ratio shows whether the current asset of the firm are adequate to meet out its current liability or not। मतलब उसकी करंट एसेट, उसकी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, ये समझाता है, ठीक। This ratio can be calculated following formula। क्लियर? आगे करंट एसेट आर दोज एसेट। अब इसमें क्या क्या आएगा, है ना, अंडरलाइन कर लेना आप लोग। एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन, यहां से मत करना, ये तो तुम जानते हो कि करंट एसेट कौन सी होती है, जिसको हम क्या करते हैं 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच विल measure for payment within 1 year। ये भी क्लियर? करंट एसेट इंक्लूड स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये लगाना है ना, ये जो अपन गिन रहे हैं ना इसको अंडरलाइन लगाना है ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो क्या आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, इंक्लूड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें आएंगी, करंट एसेट को टोटल करके डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटी से, ठीक है। और करंट एसेट में क्या क्या ढूंढोगे, यहाँ पर लिस्ट है, क्लियर। आगे इफ द करंट रेशियो इज हाई, समझना इस बात को, क्या हाई मतलब ये 3:1 है ना। देन द क्रेडिटर ऑफ द फर्म आर फुल्ली सिक्योर, यदि अच्छा है तो क्रेडिटर तो खुश रहेंगे, हम किसी भी समय इनसे पैसा मांगेंगे दे देंगे, पर आपकी एसेट क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है कि 1 लाख के चक्कर में आपने कितने 3 लाख रुपए रोक रखे, आप इसको काम धंधे से लगाओ, बाकी के 1 लाख को कमा के लाएगा, पैसा कमा के लाएगा ना, उसको काम धंधे से लगाओ। समझ में आ रही बात? However, if it is very high, then this position is not good। बोला ना, यदि बहुत ही ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं है, because it shows over investment in current asset। आपने ज्यादा पैसा लगा रखा है करंट एसेट में, और करंट एसेट में ज्यादा पैसा लगाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसको कहाँ लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, उसका फिक्स इन्वेस्टमेंट करो। बात समझ में आ रही है ना। करंट एसेट व्हिच मे बी आइडल, मतलब बेकार, ज्यादा पैसा जो लग गया है वो क्या हो गया, बेकार हो जाए, मतलब नहीं है उसका। ऑन द अदर हैंड, इफ द रेशियो इज लो, यदि ये क्या है, ये लो है, इट इज नॉट कंसीडर गुड, इसको अच्छी बात नहीं बोलेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर आपको लोन देगा क्या ये देख के, वो बोलेगा तू क्या देगा रे, अभी की सिचुएशन में तो दे नहीं पा रहा है, मैं और दे दूंगा तो तेरी करंट लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, because in this condition the firm will not be in position to meet out its payment to the creditors। IMP लगा लो, ये करंट रेशो, करंट, ये जिसके बाद में जो क्विक रेशो और सुपर क्विक, इस चैप्टर का सबसे IMP क्वेश्चन है।
ये तीनों पॉइंट है ना, समझ में आई बात। इलस्ट्रेशन नंबर 26 को देखो, क्या मैं फटाफट ये सेकेंड दोनों बता दूं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना है ना। देखो अब क्विक लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट, क्या बोलेंगे सेकेंड वाले को, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट। इसमें आप देखो दिस रेशो डिपिक्ट द फॉर्म्स लिक्विडिटी इन एब्सोल्यूट फॉर्म। In this ratio, the relationship established between current liability. Current liability वही है जो अभी हमने देखी थी इसमें करंट रेशो में, ठीक। एंड क्विक असेट, देखो फॉर्मूले में क्या बदल गया, करंट असेट की जगह क्या हो गया, क्विक असेट। तो बस हमको ये समझने की जरूरत है कि क्विक असेट क्या होती है, ठीक है। देखो क्विक असेट रेफर्स टू दैट असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट। मतलब क्विक असेट हम ऐसे असेट को कहेंगे जिसको हम यदि कैश में कन्वर्ट करना चाहें, कन्वर्ट करने जाए तो उसकी वैल्यू में कोई कमी ना हो जाए। देखो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, आप उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको हो सकता है कि उसको बहुत सस्ते रेट में बेचना पड़े, हाँ या ना। तो ये क्विक असेट हुई क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इससे आपकी असेट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम में बिकेगी। बात समझ में आई। तो ऐसी असेट जिसमें क्या हो, आप तुरंत उसी को उसी कीमत पे बेच दो बिना उसके वैल्यू को डाउन करे, उसको क्या बोलेंगे, क्विक असेट। एग्जांपल देख लो, विदाउट एनी डिस्काउंट वैल्यू असेट फॉर दिस पर्पस कैश इन हैंड, कैश है उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैश एट बैंक, कैश एट which itself liquid is treated liquid asset, although bills receivable and short term investment for from total current asset, stock and prepaid expenses are left out। जितनी भी हमने ऊपर करंट एसेट में चीजें देखी, ऊपर करंट एसेट में देखी ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, उसमें से सिर्फ दो चीज हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो चीजें आप हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, क्विक असेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या क्या था, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को आप हटा दो तो क्या हो गया, क्विक असेट, तुरंत पैसा। बात समझ में आ रही है। तो आगे जब क्वेश्चन देखोगे वो बोलेगा क्विक रेशो निकालो, तो आपको क्या करना है, करंट एसेट दी हुई होगी उसमें देखना इन्वेंट्री है क्या, हाँ इन्वेंट्री को माइनस कर देना। करंट एसेट में और किसको माइनस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या, माइनस कर देना। तो क्या आ गया, क्विक एसेट आ गया। क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। समझ में आई बात मेरी। बस देखो इसमें मैं यहाँ पर कितना ही करा दूं, आंसर आपके सामने, मैं यहीं से देख के बताऊंगा तुमको कि देखो ये दिख रहा है, उसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। भाई करंट एसेट का मतलब मालूम होना चाहिए, क्विक एसेट का मतलब मालूम होना चाहिए, और डिवाइड तुमको करना आता ही है। नहीं आता हो तो देख लो यार तुम्हारे हिसाब से, वो तो सीखूंगा नहीं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 26 को देखो, बैंक ओडी कितनी आ रही है, सुनो करंट रेशो बोला है तो हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखनी है। बैंक ओडी करंट लायबिलिटी है, कैश करंट एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, इनकम अक्रूड एसेट है, स्टॉक एसेट है, प्रीपेड एसेट है। देखो करंट एसेट में क्या क्या जोड़ दिया, जितनी भी एसेट दिख रही है उसमें सब जोड़ दिए, और लायबिलिटी में सिर्फ दो चीजें, कौन सी, ओडी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, ठीक। ठीक है,
अब देखो सुपर क्विक एसेट, अब क्या आ जाएगा सुपर क्विक रेशो, तो इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला देखो सुपर क्विक एसेट, ऊपर क्या थी क्विक एसेट, अब क्या है सुपर क्विक एसेट। सुपर क्विक एसेट में वो सिर्फ 3 चीजें लेता है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, बस यही उसके लिए सुपर क्विक है, मतलब कि बस तुरंत कैश, तो तुरंत कैश तो तुरंत ही जब होती जाए, ठीक है। पर उसके साथ साथ उसने लायबिलिटी को भी कन्वर्ट कर दिया लिक्विड लायबिलिटी बोलते हैं। तो लिक्विड लायबिलिटी में क्या आ रहा है, तो देखो लिक्विड लायबिलिटी में यहाँ देखना इसमें लिखा हुआ है इन लिक्विड लायबिलिटीज all the liabilities are considered as a liquid liability except bank overdraft। बैंक ओडी को छोड़ दो तो सारी क्या होगी लिक्विड लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो बस करंट लायबिलिटीज में से किसको हटा दोगे, बैंक ओडी को हटा दो, लिक्विड हो गई, ठीक है। यदि इलस्ट्रेशन नंबर 26 में हमको सुपर क्विक रेशो निकालना होता तो हम क्या करते हैं, देखो बैंक ओडी हट गया तो सिर्फ क्या बचा 10,000 क्विक सॉरी लिक्विड लायबिलिटी बची, अच्छा। और सुपर क्विक एसेट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ लेते कैश का बैलेंस और कुछ नहीं, कैश ही लेते, बैंक का है नहीं है ना भाई, क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से कैश कितना है 15,000, तो 15 डिवाइडेड बाय 10, समझ में आई बात। तो आगे के 3-4 क्वेश्चन है लिक्विडिटी रेशो के, 3-4 नहीं कुछ ज्यादा ही, 36 तक सुन लो, फटाफट सुन लो, तो बात करता है कल से यहाँ सामने बैठाऊंगा यार इसमें। 36 तक है ना, जितने क्वेश्चन कल हमने देखे थे वो आज जो क्वेश्चन देखे है ना, वो कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड वाला वो, और ये 36 तक करो, करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समस्या कल, जो भी समस्या है अपन कल देखेंगे, ठीक है। और दर्शन को मैंने कुछ वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, वो बेटा वो कर दिए सर, इनको कर देना, ठीक, तुम इनको कर देना, ठीक है ना। उसमें आपकी श्रद्धा और भक्ति, करना हो तो करना, नहीं तो मत करना। मैं एक तो ना उसका प्रिंट आउट देने वाला था, पर मैंने बोला पोहे की बजाय क्या मतलब, पोहे खाने से इसमें क्या मतलब, तो जिसको जरूरत होगी वो देख लेगा, नहीं मतलब प्रिंट निकालने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कल बेटे कल इसकी थ्योरी देख लेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है।